हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जापान का ट्रांजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों ट्रांजिट वीज़ा ज़रूरी है जापान का, कितने दिन लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे उसको आप एयरपोर्ट पे यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं जब अपने टाइम पे जब मैं सितंबर इनटेक में आया तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरे को कुछ इन्फो मिल जाए, सारी की सारी इन्फो मिल जाए, कैसे क्या करना है। मुझे नहीं मिली, बाकी मैंने खुद सर्च किया तो जाके वो पॉसिबल हुआ। बट मैं आपके लिए इजी करने वाला हूँ और 5 से 7 मिनट में मैं आपको सारा इन्फो बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो ये वीडियो आप पूरी देखना। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं वाई ट्रांजिट वीज़ा। तो ट्रांजिट वीज़ा उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी फ़्लाइट एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है और फ्लाइट के बीच में लेओवर है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी ANA की फ़्लाइट थी। तो वो न्यू दिल्ली टू टोक्यो, और टोक्यो में 16 घंटे का लेओवर, और उसके बाद टोक्यो टू अपना वैंकूवर लैंड होनी थी। तो बीच में 16 घंटे का लेओवर था। तो मुझे एग्जिट करना था एयरपोर्ट, मुझे बाहर एक्सप्लोर करनी थी सिटी। और मेरे फ्रेंड्स जो पहले कभी आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि आपको एयरपोर्ट पे कुछ वेजिटेरियन खाने का नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इवन कि आप बाहर भी जाओगे तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि आप कुछ बाहर और कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह तो खा ही सकते हो। एयरपोर्ट पे वो भी बहुत महंगा था, और वो भी बहुत मतलब ऐसा था, वो उसमें भी बीफ वगैरह का ही मिक्सचर रहता है। तो मैंने क्या किया, ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया, एयरपोर्ट को एग्जिट किया, घूम के आया विद इन 16 घंटे। 2-3 घंटे पहले फ़्लाइट से वापस आया और फ्लाइट वो डिपार्चर हो गया। तो उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट है कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ ट्रांजिट वीज़ा। तो ट्रांजिट वीज़ा अगर आपको जापान का अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप सीधा एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करो और अराउंड 50 to 100 रुपीज़ के बीच में आपका हो जाएगा वो सारा। बट वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कहीं पे कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है। बट ये है कि आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सर्च करो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप सीधा VFS ग्लोबल जाओ, कोई भी आपकी VFS ग्लोबल की जो आपकी नियर बाय ब्रांच है वहाँ जाके अप्लाई करो। वो आपसे अराउंड 1250 रुपीज़ कुछ इतना लेंगे। मैंने अपने केस में 1200 रुपये, 1250 रुपये कुछ पे किया था। तो बेसिकली क्या होता है, वो 50 रुपये आपकी एम्बेसी फीस होती है, 1200 रुपये VFS वाले सर्विस फीस लेते हैं। और एक हफ्ता 10 दिन लगता है ट्रांजिट वीज़ा आने में। तो मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप VFS ग्लोबल वाले ऑप्शन के साथ जाओ, वो इजी है, वो सारा आपका टेक केयर करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके एप्लीकेशन का, आपके पासपोर्ट का, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन कि जहां आपको खुद एम्बेसी से बात करनी, खुद ईमेल भेजनी, खुद आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो दूसरा ऑप्शन जो VFS ग्लोबल वाला है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और मैं आगे बात जो करूंगा वो VFS ग्लोबल से ही रिलेटेड करूँगा। तो अब बात करते हैं आपको कैसे एप्लीकेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और कैसे अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको VFS ग्लोबल जापान वाली जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर आपने ट्रांजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी अराउंड 10 से 15 दिन के बीच में मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट वाले दिन जाके वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका जो फ्लाइट टिकट्स हैं, जो आपकी न्यू दिल्ली टू वैंकूवर या कहीं की भी फ्लाइट है, अगर जापान का लेओवर है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो आपकी फ़्लाइट टिकट्स लगेंगी, पासपोर्ट लगेगा अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या आप किसी और वर्क परमिट पे आ रहे हो, किसी भी उस पर परमिट पे आ रहे हो, तो आपके पास वो वीज़ा स्टैम्प्ड होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। वो उस केस में आपका पासपोर्ट भी ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ्स की अप्लाई करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में और मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना भूल गया था। एक, आपको SOP लिखनी पड़ेगी, बहुत शॉर्ट सी SOP, अराउंड 150 to 200 वर्ड्स, हैंड रिटन रहेगी वो SOP। और वो आप, मैं सजेस्ट करूँगा वहीं पे ब्रांच में लिखो, वो आपको गाइड कर देंगे क्या क्या लिखो क्या नहीं लिखो। तो ये सब चीज़ें लिखनी है आपने कि मैंने क्यों जाना है, क्यों एक्सप्लोर करना है, और मैं क्या मतलब ट्रांजिट वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, बस यही सी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और आपको वहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहती है, बट उनका जो डायमेंशंस है उसके साइज़ जो है उस पासपोर्ट वाली फ़ोटो के, वो आपको अलग रहता है। वो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप वहीं पे जाके जो ब्रांच है वहीं पे वो फोटोग्राफर्स बैठे होते हैं, तो उनसे आप खिंचवा के वहीं पे वहीं का वहीं अप्लाई कर दो। तो वो भी 200-250 रुपये वो भी कॉस्ट आप ऐड कर लो। तो अभी तक 1250 था, तो अब 1500 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपये के बीच में सब हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उस टाइम चाहिए रहेंगे। तो दूसरी चीज़, जो अब आप जिस दिन आप जाओगे VFS ग्लोबल की ब्रांच में, तो वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फीस है मोस्ट लाइकली आपको DD के थ्रू पे करने को बोलेंगे। वो DD का मतलब डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या, आप कोई भी नियर बाय बैंक से उनको पैसे दे के DD ले सकते हो और उनको पे कर सकते हो VFS ग्लोबल वालों को। चंडीगढ़ में ऐसा है, और न्यू दिल्ली में भी कई केसेस में मैंने ऐसा सुना है कि DD वो मांगते हैं, बट
बाकी मुझे पता नहीं आज के टाइम पे क्या सिनेरियो। अब जो कि आपने ट्रांजिट वीज़ा जो है अप्लाई कर लिया जापान का, अब क्या है, अब आप हो वेट टाइम में, 7 से 10 दिन का वेटिंग टाइम रहता है। तो मोस्ट लाइकली मैं ये बताऊंगा, मेरे केस में 7 दिन, एग्जैक्ट 7 दिन में आ गया था। तो आपके केस में मुझे नहीं पता आप कौन सी सिटी से अप्लाई कर रहे हो क्या, बट मैक्स टू मैक्स मैं ये बोलूँगा कि 10 से 12 दिन में आपके पास आ ही जाएगा ट्रांजिट वीज़ा। तो सेम एज एनवेलप में आएगा, जैसे कनाडा का स्टडी परमिट आता है, किसी और कंट्री का आता है, वैसे ही एनवेलप में आएगा। और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे आपका स्टैम्प ढो के आ गया तो आप गुड टू गो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ द ट्रांजिट वीज़ा एट द एयरपोर्ट। सो जैसे ही आपका, जहाँ पे आपका ले ओवर है जापान में, टोक्यो में, ANA का टोक्यो में रहता है, मोस्ट लाइकली टोक्यो में ही रहेगा। तो जैसे ही आप लैंड होते हो टोक्यो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एग्जिट किया प्लेन से, आपने डी बोर्ड हुए, एग्जिट एरिया की तरफ जाओगे, ठीक है। वहाँ आपको क्या है कि वहाँ इमिग्रेशन वगैरह रहेगा आपका, वो बस आपका ट्रांजिट वीज़ा चेक करेंगे और आपसे कुछ एक वो कोई फॉर्म सा फिल करवाएंगे कि आप अपने साथ में कुछ नशीले पदार्थ वगैरह तो नहीं लेकर आए हो, ये सब चीज़ें फिल करवाएंगे। तो बस आपने इमिग्रेशन क्लियर करके आप एग्जिट करके आपने जहाँ जाना है जाओ। मैं अपने केस में शिबुया गया था, तो किक्यू लाइन जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बैगेज का क्या रहता है, जो चेक इन बैगेज हैं आपके, वो आपको फाइनल एयरपोर्ट पे ही मिलेगा, जहाँ पे आपका फाइनल वो है लैंडिंग है, जहाँ पे जैसे मेरे केस में वैंकूवर में था, तो मुझे चेक इन बैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे मिला। तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको फाइनल एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो आपको कैरी ऑन बैग होता है, जो कैबिन बैग होता है, वो आप अपने साथ लेकर आओगे। अगर आपका भारी है सामान, तो आप उसको एयरपोर्ट पे ही अराउंड 400 येन लिए थे मेरे से उन्होंने एक बैग का, तो 400 येन में आप एयरपोर्ट पे रखवा लो। अगर आपको लगता है आप अच्छे से नहीं घूम पाओगे उस बैग को पीछे टांग के, अगर आपका इजी गोइंग बैग है, हल्का है, लैपटॉप वगैरह ही है बस, तो आप उसको साथ लेकर चले जाओ और एग्जिट करो। बट मेक श्योर आप 2 से ढाई घंटा पहले आ रहे हो, आपकी फ्लाइट डिपार्चर जो टाइम है उससे 2 से ढाई घंटा पहले आओ। क्योंकि अगर आप शिबुया जा रहे हो तो वो अराउंड 1-1.5 घंटा दूर है टोक्यो हानेदा एयरपोर्ट से। तो आपको ये मेक श्योर करना है आप एटलीस्ट 2.5-3 घंटा पहले तो आ ही जाओ। और क्योंकि आपको दोबारा इमिग्रेशन करना है, तो आपको दोबारा इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो सारा टाइम है। अब मुझे नहीं पता, कई लोग कहते हैं इमिग्रेशन नहीं होता, मेरे केस में मैंने यही सुना कि ट्रांजिट वीज़ा है तो इमिग्रेशन नहीं है, बट मेरे केस में ट्रांजिट वीज़ा में भी इमिग्रेशन हुआ। वो चेक करते हैं कि आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है, फिर उस पर स्टैंप लगाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, तो आपको नेचुरली टाइम लगेगा। तो आप अगर आधा एक घंटा पहले वेले भी हो गए तो कोई उसमें हार्म नहीं है, आप बैठ के एंजॉय करो, फ्लाइट से हो। तो ये सारा इन्फो था ट्रांजिट वीज़ा के बारे में जापान का। आपको मैं अपना केस बता देता हूँ। मेरी ANA की फ़्लाइट थी जिसका 16 घंटे का लेओवर था टोक्यो में। कई फ़्लाइट्स में ANA की वही सेम फ़्लाइट, वही जो सेम शेड्यूल है, उसमें कभी 16 घंटे का रहता है, कभी 18 घंटे का, कभी 15 घंटे का, तो इतना वेरी करता है। बट आपका रहेगा सेम एयरपोर्ट पे ही। आप ट्रांजिट वीज़ा चाहते हैं अप्लाई करो। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपका लेओवर है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ट्रांजिट वीज़ा ले लो भाई। और लेके बाहर जाके भी कुछ आपको ऐसे खास मिलेगा नहीं, बट आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में चंडीगढ़ में 24/7 वगैरह, तो उसके स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, तो वो आप जाके खा सकते हो, ड्रिंक्स पी सकते हो। एयरपोर्ट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा वेजिटेरियन में। और दूसरी चीज़, जो ANA की फ़्लाइट थी, मैं आपको ये बता देता हूँ अपना रिव्यू। बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, खाना बहुत अच्छा था उनका, और फ़्लाइट मतलब बहुत ईजी थी यार, बहुत मतलब कोई कोई इशू नहीं हुआ मुझे, फ़्लाइट में कोई कंप्लेंट नहीं है फ़्लाइट से। तो अगर आपकी ANA की फ़्लाइट है तो आप चिल रहो, आपकी मस्त फ्लाइट होने वाली है। ट्रांजिट वीज़ा ले रहे हो तो भाई एंजॉय करो, शिबुया घूमो। और ट्रांजिट वीज़ा के लिए, लेओवर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कितनी करेंसी आपको रखनी है साथ में। तो जो इंडियन करेंसी है, वो आप अगर 5-6 हज़ार रुपये का कन्वर्ट करवाओगे तो आपको अराउंड 10-11 हज़ार जैपनीज़ येन मिलेंगे। 16 घंटे के लेओवर के लिए 10 से 12 हज़ार येन मोर देन इनफ है। मेरे साथ मेरा दोस्त था, सुशील था, जैसे आपने वीडियो में देखा था, तो हमारे पास कंबाइंड 20-22 हज़ार येन था। और हमारे पास अभी भी वो पड़ा हुआ है, पूरा यूज़ नहीं हुआ। दोनों का आई गेस अराउंड, मेरा भी 6-7 हज़ार येन यूज़ हुआ और उसका भी 6-7 हज़ार येन यूज़ हुआ। ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम ही हुआ था वैसे। तो आप उस हिसाब से चलो। अगर आप 2-3 लोग आ रहे हो तो 20 हज़ार येन बहुत है 3 लोगों के लिए। अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो 10 हज़ार येन भी बहुत है। तो इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो होटल भी लिया था, 4 हज़ार येन का होटल था शिबुया में। हमने होटल में नूडल्स वगैरह कुछ खाए थे,
और साथ में जो स्नैक्स वगैरह खाए थे, स्टारबक्स की कॉफ़ी भी थी, ये सब किया था, फिर भी हमारे पास बहुत पैसा बच गया था। तो ईजी है, 10,000 येन रखो और मस्ती मारो, मस्ती मार के आओ, कनाडा आ रहे हो तो। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और शेयर उनके साथ करो जो आ रहे हैं आपके साथ या जिन्होंने आगे आना है। ये वीडियो मेनली जनवरी इनटेक और मई या अप्रैल इनटेक जो भी रहेगा आगे, तो उनके लिए ईजी रहेगा। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।